हेलो एवरीवन गाइस, सो हाउ आर यू गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का, जो अपना क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 साइंस 1 में है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी हमने पार्ट नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 1, 2 सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का यहाँ पे पार्ट नंबर 3 देखेंगे। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप यहां से कॉन्टेक्ट करके मुझसे नोट्स भी आप कहीं से भी ले सकते हो। सारी नोट्स हैंड रिटन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएंगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि आज हमको पढ़ना टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। माय डियर, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे होता है, फिर केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हमको देखना है कि रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, सब टाइप्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस जो होता है गाइस, टाइप डिपेंडेंट होता है नेचर के ऊपर, ठीक है। नेचर मींस प्रकृति नहीं बोल रहा हूं मैं, इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। नेचर मतलब नेचर इन द सेंस कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कितने रिएक्टेंट ऐड हो रहे हैं और कितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, तो इन सभी के ऊपर टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जैसे कि माय डियर, यहाँ पे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये 3 टाइप से 4 टाइप के रिएक्शन है आपने, ठीक है। पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, फिर है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये 4 टाइप के रिएक्शन है, आपको याद करने हैं। हम लाइन बाय लाइन इन सारे रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये रहा पहला रिएक्शन, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। माय डियर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, ठीक है। देखो, कंबाइन वर्ड का मतलब क्या है? टू कंबाइन समथिंग, दो चीजों को कंबाइन करना। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई ना कोई चीजें क्या होंगी, कंबाइन होगी, और कंबाइन होकर कुछ ना कुछ फिर नया बनेगा। यानी कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स, ध्यान दो अच्छे से, जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स माय डियर कंबाइन होते हो, ये डेफिनेशन मैंने यहां लिखी, एग्जाम में आपको भी यही लिखनी है, तब फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन में जब कभी भी एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक अकेला प्रोडक्ट को बनाने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ गया? इसका डेफिनेशन क्या है? अब चलो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देके इस रिएक्शन को समझाता हूं। जैसे कि मान लो गाइस, मेरे पास मैग्नीशियम है, 2 टाइप्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। चलो मैं ऐसे ही नॉर्मल एक मैग्नीशियम पहले लेता हूं और फिर आपको उसको बैलेंस करके दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे पास एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और मुझे यहाँ पे क्या मिला, MgO2 ऐसा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब 2 टाइप्स ऑफ MgO ऐसा मुझे मिल रहा है, ठीक है। सो अब देखो, इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना 2 है, ये लो 2 कर दिया। अब सब काउंट कर लो, पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, रिएक्टेंट 1 से ज्यादा है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, सिर्फ 1 ही बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन देयर इज 1 और मोर रिएक्टेंट्स, 1 और नहीं 2 और मोर रिएक्टेंट्स, मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 और मोर रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इज सिंगल, एक सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। और अपने रिएक्टेंट कितने भी रहेंगे, मतलब 2 से ज्यादा तो होने ही चाहिए, 2 से कम नहीं चलेगा। तो व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन दैट रिएक्शन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप माय डियर कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें अच्छे से, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अपना, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। माय डियर, तुमको वर्ड से ही समझ में आओगा, डिकम्पोज होना, मतलब कोई चीज कंबाइन फॉर्म में है, अब वो डिकम्पोज होके ब्रेक हो जाएगी, यानी ब्रेक होना। डिकम्पोज का मतलब सिंपल सा वर्ड याद रखो, ब्रेक होना, ब्रेक, ठीक है। तो अब ध्यान देना अच्छे से। तो द केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, मतलब इस बार क्या हो रहा है, प्रोडक्ट 2 से ज्यादा फॉर्म हो रहा है। इसके पहले वाले में क्या था, रिएक्टेंट 2 से ज्यादा रिएक्ट हो रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे थे। और अभी डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, मतलब सिंगल अपना रिएक्टेंट रहेगा, यानी कि जो अपना रिएक्टेंट है वो क्या रहेगा, सिंगल। चलो इसका भी आपको रिएक्शन करके दिखाता हूं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल आपको समझना है, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रिएक्शंस, ठीक है। जैसे देखो, आपने माय डियर शुगर का नाम सुना होगा, C12H22O11। अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, तो ये कार्बन 12 टाइम्स ऑफ कार्बन और 11 टाइप्स ऑफ H2O में डिवाइड हो जाता है। प्लस
अगर आप चाहो तो इसमें से कार्बन भी निकलती है, तो कार्बन तो निकल रहे हैं, देखो यहाँ पे कार्बन, देखो तो 2 और मोर प्रोडक्ट फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके माय डियर, चलो आई होप कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ में आ गया है। तो बस इतनी सी बात है कि डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो भी चीजें कंबाइंड फॉर्म में रहती है ना, उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। डीई कभी भी, आज की बात, एक बात ध्यान रखना, लाइफ टाइम 11th में जाओगे 12th में जाओगे, कभी भी डीई का मतलब आया ना तो उसका मतलब होता है ब्रेक करना या फिर कभी कभी रिमूव करना। ठीक है, इनका मतलब यही होता है, डीई का मतलब यही रहता है, या तो रिमूव करना या तो ब्रेक करना, समझ गया, या तो कभी कभी ब्रेक करके रिमूव करना, ये डीई का मतलब यही होता है। तो जो चीज कंपोजिशन में रहेगी उसको हम लोग को ब्रेक करना है। जब आप किसी एक चीज को ब्रेक करोगे माय डियर, तो दो से अधिक फॉर्म में बनेगा ना, तो उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि चेंजिंग इट्स प्लेस, यानी कि मान लो कोई एक ये रोड है और इस रोड में यहाँ पे कोई ए नाम का इंसान रहता है, ये अपने जगह को छोड़ करके और दूसरी जगह में जाके बी बन जाना, समझ रहे हो, तो अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर देना, अपने जगह को छोड़ के कुछ करना। तो अगर रिएक्शंस में ऐसा होता हो तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले माय डियर मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई भी एक रिएक्शन है, सो सिंपल, अगर मान लो आपके सामने कोई भी एक सिंपल सा रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन, जैसे कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है, और इसका रिएक्शन क्या है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ऐसा रिएक्शन है। अब ध्यान देना इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, आखिर समझोगे तो फायदा रहेगा। देखो मैडम पहले सुन लो, हमने पढ़ा था आयंस के बारे में, मैंने सेकंड चैप्टर में आपको अच्छे से बताया था। आयंस दो टाइप के होते हैं, कटायन और अनायन। ठीक है, यहाँ पे कॉपर और जिंक दोनों मेटल है, लेकिन जो जिंक है वो ज्यादा पावरफुल आयन है, ये 2+ बनाता है, कॉपर 1+ बनाता है। ठीक है, तो कॉपर बहुत कम पावर का आयन होता है, जिंक बहुत ज्यादा पावर का आयन होता है। अब समझना, कभी भी ये कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो अच्छे से, ये कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है जिसमें कॉपर बहुत कम आयन वाला है और सल्फेट एक बहुत ही अच्छा आयन वाला है। चलो कोई नहीं, यहाँ देखो जो जिंक है माय डियर, जिंक ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और सल्फेट क्या चाहता है कि उसके साथ हमेशा पावरफुल लोग ही जुड़े रहे, पावरफुल लोग ही अटैच रहे। ठीक है, तो अभी देखो पहले सल्फेट SO4 के साथ कोई नहीं था, तो उसने अपना काम चला लिया कॉपर के साथ, लेकिन कुछ टाइम बाद कॉपर से भी ज्यादा पावरफुल आ गया, तो सल्फेट क्या करेगा, कॉपर को लात मार के बाहर भगा देगा और जिंक के साथ कंबाइन हो जाएगा। देखो तो इसलिए अभी जिंक के साथ कंबाइन हो गया और कॉपर को देखो बाहर भगा दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया, कॉपर के प्लेस को हटा दिया गया, कॉपर को उसके प्लेस से हटा दिया और उसके जगह में किसी और को रख लिया गया और कॉपर को देखो अलग कर दिया। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गई मेरी बातें, इतना जिद्दी सा गाइस ये रिएक्शन था, बहुत ही आसान रिएक्शन है ये। ठीक है, देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर है यहाँ पे। ठीक है, कॉपर अपना लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में मान लो इस CuSO4 एक कंपाउंड है, इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। द प्लेस जो होगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जो प्लेस है किसी एक कंपाउंड में, उसके प्लेस को किसी एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट के जगह में ले लिया जाएगा, यानी कि इस कॉपर को हटा करके जिंक को ले लिया जाएगा जो कि हायर रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्शन फास्ट करता है, उसको ले लेगा और खुद के आयन बनाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि किसी एक मान लो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में अगर कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो अगर उसके बदले कोई अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ जाएगा तो इस लेस रिएक्टिव वाले को हटा दिया जाएगा और यहाँ पे उसकी जगह में इसको प्लेस कर दिया जाएगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गई मेरी बातें माय डियर? सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब और मजा आएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी तक तो एक ही बार डिस्प्लेस हो रहा था, अभी माय डियर दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट अभी करना है हम लोग को, समझ रहा है, डबल टाइम्स डिस्प्लेसमेंट करना है। अब देखो मैं आपको इसको पहले एक रिएक्शन से समझाऊंगा। अभी देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा था कि कॉपर को हटा करके जिंक उसकी जगह में आ जा रहा था और कॉपर बेचारा अकेला हो जा रहा था, यानी कि सिर्फ जिंक ही कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था।
तो एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कॉपर किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, कॉपर खुद प्लेस से हट रहा था। और अभी क्या होने वाला है, आप ध्यान देना अच्छे से। अब क्या होगा, अब देखो रिएक्शन से आपको समझाऊंगा ना, बहुत अच्छे से समझोगे। एक रिएक्शन आपके सामने लिखता हूं AgNO3, ये आपकी बुक में एक रिएक्शन दिया हुआ है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। बहुत आसान रिएक्शन इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। पेज नंबर 33 में है आपकी बुक के, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके माय डियर, चलो ये बहुत अच्छा प्यारा सा रिएक्शन है और इससे आप डबल डिस्प्लेसमेंट सीख जाओगे। यही डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है ही है। चलो देखो अभी ध्यान से देखना अच्छे से। अब देखो माय डियर, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ध्यान देना। Ag यहाँ पे बैठा है, यहां पर से Na बैठा है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। Ag यहां से जाएगा Na के पास, Na को बोलेगा तुम यार इस प्लेस को छोड़ दो, मुझे Cl के पास अटैच होना है। यानी कि Ag ने सोडियम के प्लेस को क्या कर दिया, हटा दिया। सोडियम को उसके प्लेस से, Ag यानी सिल्वर होता है, सिल्वर, तो सिल्वर Ag होता है। Ag सिल्वर ने गया Cl के पास और बोला इस सोडियम को हटा दे भाई, इसको डिस्प्लेस कर दे, मैं तेरे साथ अटैच हो जाऊंगा। देखो उसने सोडियम को हटा के AgCl बना दिया। अब Na बेचारा बोलेगा कि तू मेरे को हटाया है तो मैं, तू जिधर था मैं उधर पहुंच जाऊंगा, सोडियम भी कम नहीं है, तो सोडियम उसके जगह में आके देखो यहाँ पे बैठ जाएगा। समझ गया। अब देखो यहाँ पे ये NaNO3 बना दिया। सो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक बार Ag ने Na को डिस्प्लेस किया और एक बार Na ने Ag को डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि पहला डिस्प्लेसमेंट इधर है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट इधर है। और ये वाला रिएक्शन में क्या हो रहा था, ओनली यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माय डियर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ओनली एंड ओनली जो भी अपना यहाँ पे कॉपर है, मतलब जो कॉपर है यहाँ पे सिर्फ वही डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब माय डियर यहाँ पे जो जिंक है, जिंक ने बोला कॉपर को कि भाई तू यहाँ से चले जा, मेरे को तेरे जगह में आना है, तो कॉपर चुपचाप चला जाता है। बस ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और कॉपर देखो अकेला हो गया, किसी के साथ ये ज्वाइन नहीं हुआ। यानी कि दिस इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइस ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है, दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट और इसके पहले वाला सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको करना क्या है, कभी भी एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख के ये एग्जांपल बता देना जो मैंने लिया है यहाँ पे एग्जांपल, और डबल डिस्प्लेसमेंट ये रिएक्शन लिख के ये एग्जांपल बता देना, दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। समझ गया। इस तरीके से माय डियर आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिएक्शन है ये। ओके माय डियर, चलो डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी तो पढ़ लो। द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड, मतलब आयंस जो रहेंगे वो एक्सचेंज होंगे एक दूसरे से, टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। अब बोलोगे प्रेसिपिटेट क्या होता है माय डियर, जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो प्रेसिपिटेट आपको एक बीकर में आपके व्हाइट कलर का एक मतलब एक लिक्विड बनता है, व्हाइट कलर का एक लिक्विड बनता है, मिल्की कलर, मिल्की सेमी लिक्विड व्हाइट कलर का, ठीक है। तो वो आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे ना तभी आपको समझेगा, क्योंकि यहां से मैं तो आपको दिखा नहीं सकता हूँ ना कि प्रैक्टिकल करके वो सारे केमिकल होने चाहिए। तो आप स्कूल वगैरह में जब केमिकल परफॉर्म करोगे ना, केमिस्ट्री में रिएक्शंस, तो आपको प्रेसिपिटेट वो व्हाइट कलर का मिल्क स्ट्रक्चर का बनेगा, मतलब मिल्क लाइक सेमी लिक्विड व्हाइट कलर का आपके बीकर में, टेस्ट ट्यूब में आपके क्रिएट होता है कुछ कंबाइन करने से, तो वही प्रेसिपिटेट कहलाता है, ठीक है। ये बात तुमको ध्यान रखनी है। नाउ अब गाइस ये तो हो गए हमारे नॉर्मल, मतलब जो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। कभी रिएक्टेंट मतलब यहाँ पे जो था अपना, कभी रिएक्टेंट मतलब जैसे कभी भी दो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कभी कभी एक सिंगल प्रोडक्ट से कभी कभी सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनते हैं, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट होता है, कभी कभी दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये तो हमने अच्छे से पढ़ लिया सभी के सभी लाइन से, ठीक है। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी हम लोग को हीट के बेसिस पे, मतलब कि टेम्परेचर के बेसिस पे कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो माय डियर टेम्परेचर के बेसिस पे दो टाइप की रिएक्शंस होती है। पहला हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल डरना नहीं है, देखो यहाँ पे ध्यान दो। थर्मिक मीन्स होता है हीट, ये थर्मिक मतलब होता है हीट। कभी भी आपको जिंदगी भर में कभी डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा तरीका आपको बताऊंगा। थर्मिक मीन्स क्या होता है, हीट होता है, ये बात आपको समझ के रखनी है। माय डियर इंडो मतलब होता है इनर और इंटरनल। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल या आउटसाइड, ठीक है। यहां पे आप इनसाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बात तुमको ध्यान देना है। चलो तो इनका मीनिंग ये होता है। अब देखो होता क्या है, ध्यान से समझना अच्छे से। इन द केस ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज गेन्ड बाय रिएक्टेंट्स, हीट इज गेन्ड बाय द रिएक्टेंट्स। समझ में आ गई मेरी बातें। जो हीट होगा उसको अपना रिएक्शन गेन करता है, यानी कि हीट अंदर जा रही है, गेन कर रहा है, कोई ले रहा है, मतलब हीट अंदर जा रही है ना। और इस केस में क्या होता है, हीट इज लॉस्ट
बाय द रिएक्शन, लॉस्ट बाय द रिएक्शन। समझ में आ गया अच्छे से? तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, यानी कि हीट इज लॉस्ट बाय द रिएक्शन टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ओके माय डियर, तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना था, मतलब ये रिएक्शन बेस्ड ऑन द हीट था। चलो अब हम गाइस आगे बढ़ते हैं। मतलब जो केमिकल के रिएक्शन रेट है, मतलब कि जो केमिकल के रिएक्शन के जो रेट है, मतलब केमिकल रिएक्शंस के जो रेट होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के जो रेट होते हैं उनको अभी हमें अच्छे से पढ़ना है। मतलब कि पहली बात तो हम ये जानेंगे कि एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन के रेट कौन कौन से होते हैं, केमिकल रिएक्शन के माय डियर रेट कौन कौन सा होता है, ये अभी हमको पहले जानना है। ठीक है, तो रेट का मतलब सबसे पहले सिंपल चिंदी वर्ड में इसका मतलब जान लो कि इसका मतलब होता है स्पीड। ठीक है, रेट का मतलब स्पीड, मतलब कि कोई भी रिएक्शन मान लो अगर A प्लस बी से C प्लस डी बना रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में कुछ तो उसको टाइम लगेगा, कोई कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, 2 मिनट के अंदर हो जाते हैं, कोई रिएक्शन 10 साल भी लगा देते हैं होने में। ठीक है माय डियर, तो यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड कितनी है वही उसका रेट कहलाता है। समझ गया अच्छे से? ये बातें तुमको ध्यान देनी है। जिसकी रेट बहुत ज्यादा होती है उसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी रेट कम है उसकी स्पीड बहुत कम है। ठीक है, तो अभी आप रेट समझ चुके हो कि व्हाट इज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि द स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाय विच इट इज ऑकरिंग। ठीक है, इट इज कंप्लीटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, कंप्लीटिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो स्पीड को हम केमिकल रिएक्शन के होने की स्पीड को ही हम रेट कहते हैं। ये बात तुमको जान के रखनी है। नाउ गाइस अभी हम यहाँ पे जानेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं अपने रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब इस स्पीड को कौन कौन अफेक्ट करता है, कौन इसको इंक्रीज करता है स्पीड को, कौन डिक्रीज कर देता है स्पीड को, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में हमको समझना है। किसके बारे में? मतलब ये फैक्टर्स है, यहाँ पे जितने भी लिखा हुआ है, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द स्पीड। ठीक है, विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। इनके वजह से अपने केमिकल रिएक्शन की स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है स्पीड में। प्रॉब्लम या फायदे भी होते हैं, तो क्या फायदे हैं? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में पहले समझते हैं। तो माय डियर नेचर में बात करूंगा। देखो अपने रिएक्टेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, कोई ध्यान सुनना अच्छे से, बस सुनने का काम करना है तुमको। बहुत सारे मेटल होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव मेटल भी होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं माय डियर। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब कि जो यहाँ पे ये रिएक्टेंट नेचर में मतलब ये रिएक्शन कर रहे हैं, इनके नेचर के ऊपर। तो ध्यान दो अच्छे से, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में अगर मान लो A एक ऐसा रिएक्टेंट है और B दूसरा ऐसा रिएक्टेंट है, A बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, B बहुत कम रिएक्टिव है, तो आप ही बताओ कौन, जब ज्यादा रिएक्टिव ये है तो जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? यही करेगा ना। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जितने भी हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, यानी उनकी रेट जो होती है होने की वो बहुत फास्ट होती है। समझ में आ गया मेरी बातें? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में यही बात इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव होती है, मतलब बहुत सारे ऐसे रिएक्टेंट्स जो कि हाईली रिएक्टिव होती है वो बहुत जल्दी रिएक्शन करती है, उनकी रेट जो होती है बहुत फास्ट होती है। और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो जल्दी रिएक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। नाउ नेक्स्ट वन गाइस, साइज ऑफ द पार्टिकल। चलो आपको भी मैं एक एग्जांपल देता हूं साइज ऑफ द पार्टिकल में। अगर मान लो आपके सामने एक टोप है, ठीक है, उसमें आपने 1 गिलास भर के मिल्क रखा हुआ है, ठीक है, और आपके सामने दूसरा टोप है जिसमें आपने ओनली 1 चम्मच 1 स्पून भर के ही आपने उसमें मिल्क रखा है, तो कौन जल्दी गायब होगा? इवेपोरेट कौन होगा जल्दी, मतलब पकना स्टार्ट कौन होगा? मिल्क को आप जब डालोगे ना उसमें गैस में, तो कैसे, मतलब कौन जल्दी सबसे रिएक्शन करेगा? तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, बिकॉज इसका अमाउंट बहुत कम है, यानी इसका साइज बहुत कम है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जिसकी साइज छोटी होती है वो जल्दी रिएक्शन करता है, और जिसकी साइज बहुत ज्यादा होती है उसको रिएक्शन होने में टाइम लगता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो आप खाना बना रहे हो, सपोज दैट, ठीक है, तो आपके पास अगर राइस बहुत ज्यादा है तो राइस को बनने में बहुत टाइम लेगा, लेकिन अगर कम है तो बहुत जल्दी बन जाएगा। यानी कि साइज ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है रिएक्शंस। तो अगर साइज बहुत ज्यादा तो जो स्पीड होगी वो बहुत कम रहेगी। ओके, ये बात तुमको जान के रखनी है। नाउ माय डियर अगला क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ये समझो। मान लो आपके सामने एक एसिड है, ठीक है, मान लो आपके सामने एक एसिड डाला हुआ है, हमने एसिड आपने लेके रखा है, तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है कि एकदम प्योर।
कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक प्योर और स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ये होता है, तो अगर आप प्योर या कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हो तो मतलब वो बहुत प्योर तेजाब कहलाता है। तेजाब जिसे कहते हो, उसको आप हाथ में टच कर दोगे आपका हाथ जल जाएगा, तो वो प्योर होता है या स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मान लो गाइस गलती से हमने उसमें पानी मिला दिया, वाटर मिक्स कर दिया, ठीक है, तो डाइल्यूट बन जाएगा, अब वो उसकी इतनी पावर नहीं रहेगी। तो अब आप ही बताओ, अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl से किसी का रिएक्शन करूंगा तो बहुत फास्ट होगा। अब अगर मैं अपने ही हाथों में HCl को डालूं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl को अगर मैं डालता हूं तो मेरा हाथ जल्दी जल जाएगा, और अगर मैं डाइल्यूट को डालता हूं तो मैंने कुछ डाला भी है भाई, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर करता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी रिएक्शन की, समझ गया, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो आपकी रिएक्शन की स्पीड बहुत कम होगी। ओके माय डियर, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, मान लो आप खाना बना रहे हो और आपने एकदम धीमी आंच में बना रहे हो, मतलब बहुत ही कम मतलब टेम्परेचर दे रहे हो, खाना बना रहे हो बहुत कम टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, तो आपका खाना जल्दी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यानी टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो स्पीड जो होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन, वो बहुत कम होती है। रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ही कम होती है। और अगर टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट आप दे रहे हो, तो वो रिएक्शन बहुत फटाफट होगा। समझ में आ गई मेरी बातें? तो ये बात तुमको ध्यान देनी है। टेम्परेचर ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा। टेम्परेचर कम तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम। अगला बढ़ते हैं, व्हाट अबाउट द कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट के बारे में जानते हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट, ठीक है। चलो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कैटलिस्ट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। चलो कैटलिस्ट के बारे में जान लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो माय डियर, एक कोई रिएक्शन ए और एक दूसरा बी, ये दोनों कंबाइन होके और क्या बनाते हैं? C+D बनाते हैं। इनको होने के लिए मान लो 40 मिनट लगता है, सपोज दैट 40 मिनट लगता है। मुझे चाहिए कि ये रिएक्शन 2 मिनट में हो जाए, 3 मिनट में हो जाए, चलो मान लो, ठीक है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं माय डियर। मैं ऐसा चाहूंगा कि मेरा रिएक्शन 40 मिनट का जो है वो सेम चीज ही बनाए, कोई ज्यादा भी इसमें चीज नहीं आनी चाहिए, कोई कम भी नहीं होना चाहिए, सेम एग्जैक्टली यही बने और 2 मिनट में बन जाए। समझ रहे हो? 2 मिनट के अंदर बन जाए। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा कुछ ऐसे एलिमेंट जिनका नाम होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज का मतलब क्या होता है? बूस्ट करना होता है, बूस्ट, ठीक है। जो रिएक्शन के रेट को बूस्ट कर देते हैं, रिएक्शन के रेट को, रेट यानी क्या होता है? स्पीड, यानी जो स्पीड को क्या करते हैं? बूस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसको अब क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कभी भी रिएक्शन में यहाँ पे रिएक्शन में पार्ट लेगा, ध्यान देना अच्छे से, रिएक्शन में कंबाइन होगा, लेकिन रिएक्शन के प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं लाएगा। यानी कि इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन बट डज नॉट टेक्स पार्ट्स इन द रिएक्शन। रिएक्शन में खुद पार्ट नहीं लेता है। पार्ट का मतलब ये हुआ, देखो पार्ट लेना मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट में उसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन मिक्स रहेगा, आप रिएक्टेंट में इसको डालोगे लेकिन इसके वजह से रिएक्शन में कोई इफेक्शन नहीं आने वाला है, रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी और डी बन रहा था तो सी और डी ही बनेगा। तो ये होता है आपका कैटलिस्ट। तो माय डियर, मैं आपको कैटलिस्ट की डेफिनेशन बताना चाहूंगा, जो आपकी कैटलिस्ट की डेफिनेशन होती है। यानी कि देखो कैटलिस्ट होता क्या, ध्यान देना अच्छे से। दिस सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस इन whose presence the rate of, ध्यान देना अच्छे से, the rate of a chemical reaction in whose presence of chemical reaction changes without causing any chemical changes, is called as catalyst, यानी कि रिएक्शन में यहाँ पे आप मिक्स तो कर दोगे उसको, तो उसकी वजह से रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? बूस्ट हो जाएगा। या रिएक्शन का रेट कम भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप जिसके लिए इस्तेमाल करना चाहो। तो कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है या तो उसे डिक्रीज कर देता है। ये बातें तुमको अच्छे से जान के रखनी है। या तो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा, वो आपके ऊपर क्या डिपेंडेंट है, क्या यूज करते हो। बस अपने कैटलिस्ट का काम इतना ही होता है कि वो जो भी रिएक्शन रहेगा उस रिएक्शन के रेट को यहाँ पे हमेशा इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन रिएक्शन में वो कभी भी पार्ट नहीं लेता है। रिएक्शन में उसके वजह से प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जो प्रोडक्ट बनना है वही बनता है। तो ये माय डियर था अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछता है, पिछले साल के बोर्ड पेपर में ये पूछा था, ठीक है। तो इसके लिए तुमको अच्छे से ध्यान देना है। ओके माय डियर, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वाली वीडियो में हम लोग कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है माय डियर। सो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लेना, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय। We'll be right back.